गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गाइस। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। आज हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है फ्लो बिटवीन टू कंसेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक का हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, या फिर चाहो तो चैनल पे एक बार विजिट करो। जब चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में तो आप लोग वहां पर देखोगे विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आराम से आप लोगों को पता लग जाएगा इस टॉपिक का हमने कौन से लेक्चर में किया हुआ है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले है क्या ये, तो देखो दो सिलेंडर लिए हुए हैं जो कि रोटेट कर रहे हैं, कंसेंट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो उनकी एक्सिस है ना वो कॉमन है। मतलब देखो एक सिलेंडर बना लो, ठीक है, दूसरा सिलेंडर बना लिया, एक और सिलेंडर। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जो इनका ये एक्सिस है ये सेम है। जैसे आप लोगों ने वो नहीं पढ़े, सर्कल, सर्कल पढ़े होंगे ना, इस तरह से नहीं पढ़ते थे हम। ये कोई भी सर्कल है, रेडियस इसकी R1 है, ठीक है। एक और सर्कल लिया जिसका जो सेंटर है वो यही है और रेडियस हो गई R2, ठीक है। तो यहाँ तो आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो बस इसी तरह से बेलन का है, सिलेंडर का है, ठीक है। इस बड़े वाले सिलेंडर के अंदर ही एक और सिलेंडर लिया हुआ है, इस तरह से समझ लो। जैसे यहाँ पर इस वाले सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे और इसको पढ़ते हैं जो कि एमएससी में पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यदि कोई बच्चा नया आया है तो ये हम लोग स्टूडेंट्स केस फर्स्ट के अंदर पढ़ रहे हैं सभी टॉपिक्स। जो भी आप लेक्चर लोगे ना उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख लेना, मैंने सभी में लिखा हुआ है कौन सा केस फर्स्ट है, कौन सा केस सेकंड है, कौन सा केस थर्ड है। केस फर्स्ट में ही हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसी में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं टॉपिक्स का। ये केस फर्स्ट था कौन सा, ये था स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो का। पूरा नहीं लिख रही हूँ, पूरा केस ये लिख देते हैं हम कि स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रखते हैं और स्टडी फ्लो ले रहे हैं। स्टडी का मतलब साफ साफ समझ आता है कि डेल बाय डेल टी हमें जीरो लेना है। मतलब यहाँ पर कुछ भी रख लो आप, किसी को भी डिफ्रेंशिएट कर दो, टी के रेस्पेक्ट में वैल्यू ज़ीरो आनी है। यानी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में, टी फॉर टाइम, इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती हैं। कांस्टेंट रहती है तभी तो डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, ठीक है। समझ आया। तो ये चीज़ हम यहाँ पर कंडीशन यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है, क्योंकि स्टडी हम लोग लेके चल रहे हैं केस, उसी में ये पढ़ रहे हैं। तो एक कंडीशन तो देखो आपके स्टार्टिंग में बात बात में आ जाती है यहाँ पर कि डेल बाय डेल टी हम लोगों ने जीरो लेना है। आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर द फ्लो बिटवीन टू कंसेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर। दो सिलेंडर ले लिए जो कि रोटेट कर रहे हैं, उनके बीच हम फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं, उनके बीच फ्लो हो रहा है, ये हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं इस टॉपिक में। R1 और W1, R2 और W2 ये हमने रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी मानी है। जब भैया रोटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, सिलेंडर रोटेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी होनी चाहिए एंगुलर, तो बस उसी को हमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से शो करा है, यही लिखा है। एंगुलर वेलोसिटी है इनर और आउटर सिलेंडर की। दो सिलेंडर लेके चल रहे हो ना, एक तो अंदर है और एक बाहर है, तो अंदर वाले सिलेंडर के लिए ओमेगा 1 मान ली एंगुलर वेलोसिटी, बाहर वाले के लिए ओमेगा 2, ऐसे ही रेडियस को माना है, ठीक है। यहाँ हम लोग आगे कहना चाह रहे हैं कि जो जेड एक्सिस है वो हम लोगों ने ली है कॉमन एक्सिस के अलोंग ही। कॉमन एक्सिस ये जो आपके दो सिलेंडर हो गए इसके पीछे कॉमन एक्सिस है ना, इसी के अलोंग हम लोगों ने जेड एक्सिस को ले लिया है, ठीक है। अभी डायग्राम बनाते हैं, एक बार समझ लीजिए। आर क्या डिनोट करना है, वो डिनोट कर रहा है रेडियल डायरेक्शन जो कि आउटवार मेजर की गई है जेड एक्सिस से। ये जेड एक्सिस हो गई, ये बाहर की तरफ, ये हो गई आपकी आर, ठीक है। समझ आया। ये सब चीज़ें हम लोग छोटी छोटी सी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ एक चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी, हम लोग सिलेंड्रिकल
कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे हैं आर थीटा जेड, ना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं एक्स वाई जेड। ये तो समझ आ ही गया होगा अभी तक, ठीक है, समझ आ गया ना अभी तक। आगे चलते हैं। सिर्फ एक नॉन जीरो कंपोनेंट है यहाँ पर वेलोसिटी का, जो कि है वी थीटा। केवल वी थीटा ही नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। आर डायरेक्शन में वेलोसिटी और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी, जिन्हें कि वी आर और वी जेड से शो करते हैं, वो जीरो लेकर चल रहे हैं हम। थीटा डायरेक्शन में कोई भी प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है थीटा डायरेक्शन में। इसका मतलब हुआ डेल पी अपॉन डेल थीटा ज़ीरो है। क्लियर, समझ आया। देखो अब एक बार इसका डायग्राम बना ले अच्छे से। तो देखो डायग्राम कुछ ऐसे बनाएगा। ये दो सिलेंडर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक ये सिलेंडर हो गया इसके अंदर की तरफ, ये इसका कॉमन एक्सिस हो गया जो कि जेड एक्सिस के अलोंग ही लिया गया है। क्लियर, ये हम लोगों ने कह दिया आर हो गया, ठीक है। अंदर वाले सिलेंडर के लिए रेडियस हमने मान ली R1, बड़े वाले सिलेंडर के लिए रेडियस मान ली R2, ठीक है। इसी तरह से अंदर वाले सिलेंडर, ये अंदर वाला सिलेंडर है जो रोटेट कर रहा है ω1 से, और जो बड़ा वाला सिलेंडर है, ये बड़ा वाला सिलेंडर है, ये रोटेट कर रहा है ω2 से, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनना है और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है। चलें आगे, ठीक है। पहले बता दूँ एक चीज़, एग्ज़ाम में डायग्राम ज़रूर बना के आने हैं जो भी हम लोग बना रहे हैं, नहीं तो नंबर देखो फिर मत कहना कट जाए। एग्ज़ाम में डायग्राम बना के उसमें है क्या, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और चीज़ हम क्या मान के चल रहे हैं, एक्सियल सिमेट्री के कारण जो डेल बाय डेल थीटा है उसे हम जीरो लेके चल रहे हैं, और ये और मान लिया हमने कि डेल बाय डेल जेड भी जीरो है। एक्सियल सिमेट्री के कारण सिर्फ डेल बाय डेल थीटा जीरो है, ठीक है, ये नहीं है, इसे हम अलग से लेट करके चल रहे हैं। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जब भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आता है आप लोगों ने ये डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, इसलिए याद कर लीजिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग पढ़ रहे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि जब ये याद नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समझ आ रहा है। तो ये हम निकाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कैसे ड्राइव करा था आप लोग देख सकते हैं उस लेक्चर में। वी थीटा इज इक्व टू है 1/r2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में दिया हुआ है ω2 R2 का स्क्वायर माइनस ω1 R1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो जाता है, R से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस दोबारा ब्रैकेट ओपन होता है ω2 माइनस ω1, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद मल्टीप्लाई में दिया है R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर अपॉन में R, यहाँ हो जाता है ब्रैकेट बंद। इसे मैं कह रही हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोगों ने निकालना है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हो तो लिखनी पड़ेंगी आप लोगों ने एनर्जी इक्वेशन। जब हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था तो हम कैसे निकालते थे, हम लिखते थे NS इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो लिखते थे हम। हमें आज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो टेम्परेचर निकलेगा एनर्जी इक्वेशन से। तो एनर्जी इक्वेशन तो हम लोग पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, तो उसे लिखिए क्या होती है। यदि आप लोगों ने नहीं पता है कैसे ड्राइव करी थी, कैसे निकाली थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, देखो ये होती है इक्वेशन ऑफ एनर्जी, रो CV dt अपॉन dt, ये T टाइम है, ये कैपिटल T टेम्परेचर है, इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल T प्लस K डेल स्क्वायर T प्लस फाई क्या होता है, डिसिपेशन फंक्शन, T टेम्परेचर हो ही गया है, ये K क्या है, तो ये K होता है आप लोगों के पास, K होता है स्पेसिफिक हीट, सॉरी C होता है वो तो CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर यहाँ P लिख देते हैं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कह देते हैं, ठीक है। K बता रही थी मैं, K होता है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास थर्मल कंडक्टिविटी। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं जब एनर्जी ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी, जब बताई थी मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये d/dt होता है मटेरियल डेरिवेटिव, और इसे हम लिखते किस तरह से हैं, तो d/dt इज इक्वल टू होता है डेल बाय डेल टी प्लस VR। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अलग तरह से लिखते हैं,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अलग तरह से लिखते हैं। जहाँ जैसा यूज़ होता है मैंने आप लोगों को बताया है हर टॉपिक में। यहाँ सिलेंड्रिकल वाला यूज़ हो रहा है तो उसी हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। डेल बाय डेल टी प्लस वी आर डेल अपॉन डेल आर प्लस वी थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस वी जेड डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। देखो याद करने का तरीका कुछ ऐसे मान लो, वी जेड वाले में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सही सा लगता है तो याद हो जाता है कि वी जेड मल्टीप्लाई में डेल अपॉन डेल जेड। ऐसे ही वी आर वाला है तो यहाँ पर ऐसा सोच लेना, देखो आर भी कोई एक डिस्टेंस की तरह दिमाग में रख सकते हो, जेड भी डिस्टेंस की तरह माइंड में रखो, लेकिन थीटा कोई डिस्टेंस नहीं है, थीटा एक एंगल की तरह है हमारे माइंड में। तो एंगल कभी अकेला नहीं आता, इसलिए हम इसको डिस्टेंस दे देते हैं, इसलिए हम आर का डिवाइड कर देते हैं इसमें। कुछ ऐसी कोई भी कहानी वगैरह बना कर याद करने की कोशिश करो ये सारी इक्वेशंस, ठीक है। समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। एक यहाँ पर डेल स्क्वायर और है तो ये किस तरह से दिया जाता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर। अब वही चीज़ यहाँ पर आएगी थीटा वाली टर्म, डेल अपॉन डेल आर आया है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर है। उसके बाद ये वाली टर्म याद करनी पड़ेगी। उसके बाद थीटा की टर्म आनी है, नॉर्मल सी बात है, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर आ गया। थीटा क्या है, एक एंगल है, ये अकेला नहीं आ सकता। यहाँ पर कोई भी लेंथ आ रही है, कोई भी मान लो आप डिस्टेंस आ रही है, आर वाली टर्म आ रही है, यहाँ पर वही कुछ ना कुछ तो आर वाली टर्म चाहिए, लेंथ वाली टर्म चाहिए। तो ठीक है 1 अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। ऐसे याद रखो थीटा वाली टर्म के साथ आर आता है, ठीक है, क्योंकि थीटा एक एंगल की तरह है और हमें कोई ना कोई यहाँ पर डिस्टेंस कोई ना कुछ चाहिए इस तरह का। ये तो जेड एक डिस्टेंस की तरह काम करता ही है, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर अकेला आ गया, ठीक है। इस तरह से याद रखो, बहुत इजी याद हो जाएगा, कोई भी कहानी बना लो अपने मन में। डिसिपेशन फंक्शन फाई किस तरह से दिया जाता है, आर डी अपॉन डी आर वी थीटा अपॉन आर इसका होल स्क्वायर। देखो फाइव मैंने आप लोगों को इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल दोनों के लिए बताया था, तो आप लोग देख सकते हैं एनर्जी इक्वेशन में हम लोगों ने ये ड्राइव करा था, वहीं पर पहली बार पढ़ा था फाइव के बारे में, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ देख लीजिए, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल में क्या होता है, तो ये हम लोग इनकम्प्रेसिबल के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने वो लिख लिया। अब इसमें भी हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं लिखा है। एनर्जी इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा था, ठीक है। ये हम सिलेंड्रिकल के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि किस तरह से ड्राइव करी है ये फाई की वैल्यू, तो आप लोग चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही चीज़ें समझने की है। आगे चलते हैं। आगे देखो, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक चीज़ हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, लाइट करके चल रहे हैं कि जो हीट है जो कि प्रोड्यूस हो रही है एक्सटर्नल एजेंसियों के द्वारा, उन्हें हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर जीरो। तो वो वाली हीट होती है डेल क्यू बाय डेल टी। एनर्जी इक्वेशन पढ़ी है तो पता होगा, वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हीट प्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज एज्यूम टू बी ज़ीरो, ठीक है। एज्यूम करके चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल क्यू बाय डेल टी वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन नंबर सेकंड किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी आप लोगों की। इक्वेशन नंबर सेकंड रिड्यूस टू, सब कंडीशन का अगर यूज़ करते हैं, डेल क्यू बाय डेल टी ज़ीरो है, ठीक है, ये टर्म हट जाती है। डी बाई डी टी की वैल्यू है हमारे पास, यूज़ करते हैं। रो सी वी को तो पहले लिख लेते हैं एज इट इज़। अब देखो डेल बाय डेल टी जीरो लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि स्टडी फ्लो है, स्टार्टिंग में बता दिया था। ये टर्म हटाओ, हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं वी आर और वी जेड को ज़ीरो, तो ये दोनों टर्म हट जाती हैं। बची क्या, सिर्फ ये वाली टर्म, तो वी थीटा अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे होना है, टी से, तो डेल टी अपॉन डेल थीटा। आगे चलें, इज इक्वल्स टू के डेल स्क्वायर टी, डेल स्क्वायर की टर्म ये रही। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम लोग पहले लेट करके चल रहे थे कि डेल बाय डेल जेड जीरो है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। आप लोग देख सकते हैं अपने नोट्स में, आप लोगों ने लिखा होगा, जो स्टार्टिंग में मैंने कंडीशंस बताई थी, तो ये वाली टर्म हट जाती है उससे। आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री डेल बाय डेल थीटा भी हम लोगों ने ज़ीरो लिया था। जब डेल बाय डेल थीटा ज़ीरो है तो इसका डबल डेरिवेटिव तो ज़ीरो होना ही है, तो सिर्फ ये दोनों टर्म बचती हैं। आना क्या है इनके साथ, टी, तो लिख दो, यहाँ पर भी टी आ जाएगा, यहाँ पर भी टी, बस यही लिखना है। तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर
प्लस 1/r डेल टी अपॉन डेल आर। प्लस में है फाई की वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है। क्या है आर d/dr वी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझ आ गया? आगे चलें तो देखो, आगे चलने से पहले हम यहाँ यूज़ करेंगे वी थीटा की वैल्यू। अभी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था ना मैंने, वैल्यू लिखी भी थी अपने नोट्स में, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे बार बार पेज पलटने से स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट होता है, बस इसलिए बोल रही हूँ मैं, है ना। तो देख सकते हैं आप लोग वी थीटा की वैल्यू अपने नोट्स में, तो वो हम लोग यहाँ पर वैल्यू यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए कि एक्चुअली वी थीटा अपॉन आर, तो चाहो तो चलो वी थीटा की वैल्यू लिख देंगे यहाँ आर से डिवाइड करके। तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ तो हम भूल ही गई, डेल बाय डेल थीटा ज़ीरो है ना, तो ये वाली टर्म भी तो ज़ीरो हो गई, और इस वाले जीरो से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो हो जाता है। तो सिर्फ ये दोनों टर्म बची है, यहाँ पर जीरो है, तो ऐसे करो इसको इधर ही भेज दो ना। हमें टेम्परेचर चाहिए ना, टेम्परेचर वाली टर्म एक जगह रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा के डेल स्क्वायर टी अपॉन, देखो ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखी, इसको इधर भेज दिया तो माइनस आ गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए वी थीटा अपॉन आर की, क्योंकि फिर उसे डिफ्रेंशिएट करना है आर के रेस्पेक्ट में। तो देखो वी थीटा अपॉन आर हमारे पास क्या था, वी थीटा की वैल्यू क्या थी, मैं आर का भी डिवाइड कर रही हूँ, वहाँ से कैंसिल आउट कर दूंगी वी थीटा की वैल्यू से। ध्यान से देखना, बाहर था r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अभी तक वैसे स्टूडेंट्स आप लोगों को वैल्यू याद हो जानी चाहिए वी थीटा की। क्यों हो जानी चाहिए, हम इतने टाइम पहले पढ़ चुके हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यदि एग्जाम में आएगा तो फिर कैसे करोगे, क्योंकि आप लोगों ने पता है एग्ज़ाम आने वाले हैं, कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है स्टार्ट हो जाएं, समझ रहे हैं। अगस्त में कंफर्म आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आर था मल्टीप्लाई में, मैंने आर से डिवाइड करा है तो वो हट जाएगा। ठीक है, माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या था, यहाँ मल्टीप्लाई में मैं नीचे लिख देती हूँ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, अपॉन में था आर से डिवाइड और करा है तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, चले आगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, कर देते हैं। ये r1 और r2 ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज लिखे रहेंगे। डिफ्रेंशिएट होंगे हमारा आर वाली टर्म, आर के रेस्पेक्ट में होना है। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर है क्या, नहीं है। जब आर नहीं है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 r1 r2 सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है जीरो। ठीक है जी, माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कांस्टेंट है, एज इट इज़ लिखा रहेंगे। r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर कांस्टेंट है, एज इट इज़ लिखे लेंगे। 1/r स्क्वायर का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो 1/r स्क्वायर का क्या होगा, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा r की पावर -2 r की पावर क्या आएगा -3। ठीक है, और मैं r को चलो यहीं लिख देते हैं, कुछ नहीं, इसको नेक्स्ट टाइम में देखो, ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया ना 1/r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है, इसका क्या लिखूंगी, -2/r को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगी पॉजिटिव पावर, तो -2 अपॉन क्या आएगा आर क्यूब। ठीक है, और ये वाला माइनस, और मैं ये वाला माइनस और ये वाले माइनस को क्या कर दूँ, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, यहाँ क्या आएगा आर क्यूब। तो देखो ये टर्म क्या आ जाएगी, 1/r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर, ब्रैकेट में ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 r1 r2 स्क्वायर, और 2 बाहर ले लेते हैं, अपॉन में क्या है आर क्यूब। समझ आ गया, ये आ जाती है हमारे पास इसकी वैल्यू। अब जब वैल्यू आ चुकी हो तो ऊपर यूज़ नहीं कर लें क्या, बिल्कुल कर लीजिए। तो यूज़ कर रहे हैं हम इस वाली इक्वेशन में, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। तो ऐसे लिख लीजिएगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 3 आप लोग के पास क्या आ जाएगा, देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल टी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू -r एज इट इज़। ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली है तो ये रख देते हैं। क्या है देखो, 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, अपॉन में क्या है आर क्यूब, और मल्टीप्लाई में ये वाली टर्म, तो आर क्यूब r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कुछ भी नहीं, वैल्यू पुट करिए। आगे चलते हैं। देखो अब क्या करेंगे, बस के को डिवाइड में भेज दो, क्योंकि हमें जो टी चाहिए और टी यहाँ डिफ्रेंशिएशन के साथ आ रहा है, तो इंटीग्रेशन करो और डिफ्रेंशिएशन को हटा दो और टी की वैल्यू निकाल दो। डिफ्रेंशिएशन को हटाने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन करके, तो बस यही करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने से पहले के को तो हटाओ, तो के को यहाँ भेज दो डिवाइड में, तो मैं यहीं पर कर दूँ क्या इसी टर्म में? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं क्या लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। आर यहाँ पर देखो, आपको लोगों को एक चीज़ पहले मैं बता दूँ, हम लोग यहाँ पर क्या क्या करके चल रहे हैं, आर थीटा जेड, यही तीन कंपोनेंट है, इन्हीं के फंक्शन है। कोई भी आप टी लेके चल रहे हो या कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट मान लो, सब इन्हीं के फंक्शन है, इनके अलावा किसी के नहीं है। तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी आप लोग जीरो लेके चल रहे हो, डेल अपॉन डेल जेड जीरो लेके चल रहे हो, तो यहाँ पर मैं टी लिख दूँ तो भी क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं भाई, जीरो ही रहनी है। तो टी थीटा के रेस्पेक्ट में भी वैल्यू जीरो दे रहा है, इसका मतलब टी डिपेंड ही नहीं करता थीटा पे। अगर टी थीटा पे डिपेंड करता, यानी कि टी में कहीं ना कहीं थीटा आता, तो वैल्यू जीरो नहीं आती। 3x², मैं कह रही हूँ इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। अरे y इसमें है ही नहीं कहीं, ये y पे डिपेंड ही नहीं करता, तो वैल्यू डिफ्रेंशिएशन के बाद जीरो ही आनी है। ऐसे तो यहाँ कह रही हूँ। ऐसे देखो t है जो z पे भी डिपेंड नहीं करता, जब भी तो वैल्यू जीरो दे रहा है, तो इसका मतलब थीटा भी हो गया, z भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या? r। इसका मतलब जो t है ना, सिर्फ r का फंक्शन है। जब t केवल एक ही कंपोनेंट का फंक्शन है, केवल आर का ही फंक्शन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की तो ज़रूरत ही नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम जब लगाते हैं, जब कोई भी फंक्शन आप लोग लेके चल रहे हो, जैसे यहाँ पर टी लेके चल रहे हैं, ये आर का भी होता है, थीटा का भी होता है, यानी एक से ज़्यादा का होता है। जब यहाँ है ही नहीं, सीधे टोटल डिफरेंशिएशन यूज़ कर लो। तो इसलिए मैं पार्शियल को टोटल में चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को ऐसा मान लो आर से मल्टीप्लाई और कर रही हूँ, के को डिवाइड में भेज रही हूँ और पूरी इक्वेशन से आर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो आर से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आर आ गया, यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल हो जाएगा, डी टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, ये आर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? आर स्क्वायर। ठीक है, तुमने अभी अभी एक आर से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक आर से और मल्टीप्लाई करा तो फिर एक पावर कम हो जाएगी, यानी अपॉन में सिर्फ आर ही बचेगा। तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस ω1 r1² r2² अपॉन में एक आर, के को और डिवाइड में भेजा है, r2² माइनस r1² पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल लेते हैं, तो चलो आगे चलते हैं। तो देख, एक मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने गलती कर दी, ये पूरा स्क्वायर भी तो था इसका। हमने सीधे क्या करा, यहाँ पर आर, हमने यहाँ पर सीधा करा आर लिखा और ये इसकी वैल्यू रख दी, राइट। ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आना है? पूरे का स्क्वायर आना है। देखो एक बार देख लेते हैं, ये स्क्वायर है, तो अब जो भी बचा है उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर एक कट पिटने के बाद ही तो बचा है, नहीं? देखो चलो कोई नहीं, हम यहीं पर करते हैं, छोड़ो, ये अभी कुछ भी नहीं कटा है। यहाँ पर एज इट इज़ आर लिखा हुआ है, ये माइनस भी है, और यहाँ पर आर क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं करा, इसका क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कर देते हैं इसका। तो देखो इस ब्रैकेट को तो कोई नहीं, ये आर स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे ब्रैकेट का और स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पूरा छोड़ो, मैं दोबारा लिख रही हूँ, ध्यान से देखना एक बार। ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, के पार्शियल को टोटल में कर रही हूँ, प्लस 1/r dt/dr, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू माइनस पहले से चल रहा है आर स्क्वायर d/dr v(θ/r) की जो भी वैल्यू निकाली है उसका स्क्वायर कर दो जल्दी से। ये रही वो वैल्यू, स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ω2 माइनस ω1 का स्क्वायर। ठीक है, r1 की पावर 4 r2 की पावर 4 हो जाएगी, r1 की पावर 4 r2 की पावर 4। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? आर क्यूब का स्क्वायर, तो आर की पावर 6 हो जाएगी और इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आर की पावर 6 और r2² माइनस r1² का क्या करना है आप लोगों ने? होल स्क्वायर।
तो ये हो जाता है होल स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। समझ आ गई? यहाँ से अब हम क्या कर रहे थे, मैं कह रही थी आर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को और के को डिवाइड में भेज दो। तो d2t अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से तो आर कैंसिल हो जाएगा, डी टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू क्या बचा, पूरे इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ आएगा आर क्यूब। आर क्यूब आर की पावर 6 से कैंसिल आउट होके बचने वाला क्या है, आर की पावर नीचे 3, के को डिवाइड में और भेजा है तो ये और आ गया। और ये जो बचे कुछ ही टर्म है एज ए टीज लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर और आर की पावर और R2 की पावर भी 4। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है आधी से ज़्यादा टर्म तो कांस्टेंट ही हैं। ओमेगा 1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ये भी R1 R2 कांस्टेंट। तो इन्हें बार बार लिखने से फ़ायदा क्या है, इन्हें एक कांस्टेंट ही नहीं मान लेते हैं, मान लो तो हमने अल्फ़ा मान लिया। क्या माना इसके अंदर, ध्यान से देखते जाओ, मैं बोल नहीं रही हूँ, चुपचाप देखते जाओ, बताना क्या क्या माना है। बचा क्या, सिर्फ आर क्यूब भी तो एक कांस्टेंट नहीं है, के भी तो कांस्टेंट है। तो इन सभी को एक के मान अल्फ़ा मान लिया, सिर्फ यहाँ पर आर क्यूब कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इतनी बड़ी टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा लिखेंगे छोटा सा, जिससे कि जल्दी से पेपर में हो जाए और हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं, जिससे कि पेपर में कुछ भी छूटे ना। तो लिख दीजिए इतनी सी टर्म को, क्या आ जाएगा, आर d2t अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस डी टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, माइनस भी तो चल रहा था ना, एक माइनस भी तो है, ये रह गया। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया था, किस तरह से हुआ था आप लोगों को पता है। तो माइनस अल्फ़ा अपॉन में क्या है, आर क्यूब। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो वी गेट, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ऐसा कर दोगे क्या कि आर और d2t अपॉन डी आर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में है, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड मानोगे, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं हो जाएगा। आर d2t अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस डी टी अपॉन डी आर, सिर्फ इस टर्म की बात कर रही हूँ मैं, मुझे बताना क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती क्या, आर डी टी अपॉन डी, सिर्फ इस ब्रैकेट वाले टर्म को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, आर को रखा, डी टी अपॉन डी आर को डिफ्रेंशिएट करा तो d2t अपॉन डी आर स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली टर्म आ गई भैया। प्लस सेकंड फंक्शन को रखो, डी टी अपॉन डी आर को ये रख दिया, मल्टीप्लाई में आता है कि आर को डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो 1 हो जाएगा। यार ये तो सही लग रहा है कुछ, अरे इसको डिफ्रेंशिएट ही तो करा है, करके देख लो। फर्स्ट फंक्शन को रखा, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस सेकंड फंक्शन को रखो, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, क्या यही टर्म नहीं आ जाएगी। अब क्या मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकती, डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन का बस साइन हटेगा, अंदर बची कुछ टर्म एज इट इज़ आ जाती है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यही हो गया, कितनी जल्दी इंटीग्रेशन हो गया। माइनस अल्फा तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाओगे क्या आएगा, -3। हाँ ये ऐसा कुछ होता है क्या, एक्स की पावर एन, छोड़ो, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, राइट। यहाँ क्या है, आर क्यूब, ऊपर लेके जाओगे तो आर की पावर हो जाएगी -3, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, सॉरी, -3+1 तो क्या आ गया यहाँ से -2 और आर की पावर -2, इसको नीचे ले आना, -2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यही नहीं आएगा क्या करके देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ जाएगा, करके देखिए एक बार, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं ये तो, देखो अब वही यहाँ पर दो चीज़ मल्टीप्लाई में आ रही है, आर के रेस्पेक्ट में हमें दोबारा इंटीग्रेशन करना है क्योंकि हमें टी चाहिए, तो भाई इसको मल्टीप्लाई में भेजो, इसे तो हमें अकेला रखना है, तो माइनस अल्फ़ा, आर को मल्टीप्लाई में भेजो, अच्छा ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, बहुत अच्छी बात है भैया, आर क्यूब, दोबारा इंटीग्रेट कर दो एक बार, अच्छा इंटीग्रेशन करा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ऐड करो, ऐड कर दिया C1, ठीक है।
अब एक बार और इंटीग्रेट करो तो लिख लो आप लोग, मैं नहीं लिख रही हूँ, कि अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, देन हमें क्या मिलेगा, डी, वही इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफ्रेंशिएशन है तो सिर्फ अंदर वाली टर्म बचेगी, डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, α/2 तो कांस्टेंट है, 1/r³ का अभी अभी हमने करा था, क्या आ गया था, -2/r² प्लस C1। यहाँ पर भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में तो कुछ ना कुछ होता है, डिफरेंशिएशन में तो चलो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो देखो यहाँ, अच्छा मैंने यहाँ आर को नीचे भेजा था ना, तभी तो ये r³ हो गया था, तो फिर यहाँ C1 के भी तो अपॉन में आर आएगा, समझ रहे हो। देखो अभी तुमने इसको इंटीग्रेट करा, ये टी आ गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन करा, C1/r, तो C1 तो कांस्टेंट है, 1/r का इंटीग्रेशन होता है log r। एक बार और इंटीग्रेशन करा है आप लोगों ने यहाँ पर, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन करा है मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो वो ऐड कर दिया मैंने C2। तो यहाँ पर C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जिन्हें कि हम लोगों ने डिटरमाइन करना है, जिनकी कि हमें वैल्यू निकालनी है कुछ कंडीशंस के द्वारा। तो कंडीशन हम लोग यहाँ पर क्या मान के चलेंगे वो भी देख लीजिए आप लोग। देखिए कंडीशन हम लोग कुछ नहीं, जब रेडियस R1 है तो टेम्परेचर T1 मान लिया, यानी दो सिलेंडर थे ना R1 और R2 रेडियस के, तो पहले वाले सिलेंडर जिसकी की रेडियस R1 मानी है उसके लिए टेम्परेचर T1 मान लिया, दूसरा वाला सिलेंडर जिसके लिए रेडियस R2 मानी है उसके लिए टेम्परेचर मान लिया T2। बस यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो दो कंडीशन आ गई, दो ही हमारे पास अननोन है जिनकी की वैल्यू निकालनी है, तो नहीं निकल जाएगी। R बराबर जब R1 है, T की वैल्यू T1 है, तो यहाँ पर T1 लिखो, यहाँ पर R1 कर दो, एक इक्वेशन आ जाएगी। जब दूसरी वाली कंडीशन लगाओगे, आर की जगह R2 और टी की जगह T2 लिखोगे, तो यहाँ पर T2 आ जाएगा, यहाँ R2 आ जाएगा, दो इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है, एक R1 और एक R2 के लिए। तो देखो इस तरह से मैंने लिख ली है, पहले ही टाइम बचाना है, अब हमें दो इक्वेशन लिख ली। अगर मैं कोई सी भी फिफ्थ में से सिक्स्थ को माइनस करो, सिक्स्थ में से फिफ्थ को माइनस करोगे तो C2 से C2 कट जाएगा और C1 की वैल्यू दे देगा, तो हम माइनस कर दें। तो फिफ्थ में से अगर सिक्स्थ इक्वेशन को माइनस करते हैं तो देखो डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसमें से इसको माइनस करा तो C2 में से C2 गया, जीरो, बचेगा क्या, T1 माइनस T2 LHS में इज इक्वल टू C1 log R1 C1 log R2। पहले चलो इसको लिख लो, -α/4 कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/R1², और फिफ्थ में से सिक्स्थ को घटा है तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा R2²। ये माइनस तो कॉमन ले लिया, लेकिन जो ये घटाने वाला सब्ट्रैक्ट करने वाला माइनस है वो आ गया है। इसी प्रकार C1 कॉमन ले लिया, log R1 माइनस log R2 बचा, और यहाँ चाहो तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा देना, कोई लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है हमें बस। आप लोगों को पता होगा log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है log m/n, तो यहाँ पर आ जाएगा log R1/R2 सीधे। तो यहाँ से मुझे बताओ C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो टाइम बचाना, कुछ चीज़ें ऐसा करके चलो मन ही मन में, इसके साथ इसको यहीं भेज दो, इसके साथ लिख लो इसको, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा T1 माइनस T2, इसको इधर भेजा तो ये हो जाएगा प्लस α/4 1/R1², 1/ ये R2 है ना, R2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में इसको डिवाइड में भेज दिया, इसको इधर भेजा, ये प्लस का हो गया, इसको नीचे भेज दिया। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना अभी क्या होती है, log R1 अपॉन क्या आ जाना है R2, ठीक है। C1 की वैल्यू आ गई, जब C1 की वैल्यू आ गई तो या तो फिफ्थ में या सिक्स्थ इक्वेशन किसी में रखो और C2 की और निकाल लो। तो बताओ कहाँ रखें, फिफ्थ में रख दें, तो फिफ्थ इक्वेशन में C1 की वैल्यू रखो और C2 की निकाल लो। तो ध्यान से देखना क्या आ जाएगी, फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन T1 इज इक्वल टू क्या है -α/4 R1² प्लस में क्या है C log R1, तो ये C1 की पूरी वैल्यू रखनी है मुझे, तो T1 माइनस T2 प्लस, इसका ऐसा करो ना, एलसीएम वगैरह ले लो, तो अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा 4, ये R2² माइनस R1² अपॉन में R1² R2², एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं, अपॉन में चल रहा है log R1/R2 और मल्टीप्लाई में log R1 हो रहा है, तो यहीं लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट लगता रहा है, पूरा मल्टीप्लाई चल रहा है log R1, ठीक है, प्लस में क्या है C2।
लो प्लस में ऐड कर लिया C2 की वैल्यू चाहिए ना, तो इस सबको इधर उठा के फेंक दो। फेंक दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, C2 इज इक्वल टू इस पूरी टर्म को इधर भेजा तो ये क्या आ जाएगा T1 प्लस में ये वाली टर्म अल्फा अपॉन 4r1², इसको इधर भेजा है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये टर्म पूरी लिख दो। देखो अल्फा ये वाली टर्म 4r1² r2², और ये log r1 ब्रैकेट में अपने, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। C1 और C2 जब दोनों की वैल्यू आ गई तो फिर इंतजार किस बात का, T क्यों नहीं निकाल देते। यहाँ पर हमें T में सिर्फ C1 और C2 की तो वैल्यू पुट करनी है, तो C1 और C2 की दोनों की वैल्यू पुट करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास T आ जाएगा क्या, दोनों वैल्यूज पुट कर दो। टाइम बचा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, आप लोग अपनी नोट्स में लिखिए। देखो C1 की वैल्यू रख दी मैंने, ये रही, और log r मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस C2, तो C2 की वैल्यू ये रख दी, ठीक है। ये log r1 मल्टीप्लाई में यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। कुछ भी नहीं, वैल्यूज पुट करिए, बहुत इजी है। आगे चलो, अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर T1 को इधर भेज दो तो T माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। और बची कुछ टर्म ये यहाँ पर एज इट इज लिखी रहेंगी। फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखो T1 माइनस T2 इन दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना हम किस तरह से करना है आगे। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले हम T1 को इधर ले गए तो T माइनस T1 आ गया, इज इक्वल टू में क्या बचा। देखो ये वाली टर्म तो अभी रख ही रहने दो, अभी लिख देंगे, कोई अभी लिख लेंगे। पहले इन दोनों टर्म को देखो, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ सिर्फ अंतर इतना है, T1 माइनस T2 से यहाँ पर तो log r मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है log r1, तो ठीक है T1 माइनस T2 अपॉन में log r1 अपॉन r2, ये तो कॉमन आ रहा है ना, तो ये कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। तो T1 अपॉन T2 अभी बता दूंगी मैंने पूरे के नीचे क्यों लगा है, तो ये तो पहले एक टर्म समझ लो, log r1 अपॉन r2, ये वाली टर्म हम लोगों ने कॉमन ले ली, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से आ जाएगा log r और यहाँ से आएगा log r, ये माइनस log r1, तो log r माइनस log r1, तो आप लोग इसे लिख सकते हो log r अपॉन r1। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बताओ मुझे, ये अल्फा अपॉन 4r2², ये 2 है ना, ये r2² एलसीएम ले लेंगे, r1² अपॉन में क्या आएगा r1² r2², तो यही चीज़ तो यहाँ पर है। तो कहने की बात ये है, ये पूरा टर्म कॉमन आ रहा है, समझ रहे हो, तो लिख दे। देखो ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये प्लस माइनस का C1 की तो वैल्यू है ही, इसमें से गलत लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ प्लस ही आएगा, ये शायद ऊपर C2 की, हाँ देखो ना, हम लोग यहाँ पर क्या करे थे, इसको इधर भेजा था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। इस वाली टर्म को इधर भेजा है तो ये माइनस होता गया, अंदर ये प्लस था और यहाँ हमने माइनस लगा दिया, ठीक है, ये प्लस ही है, यहाँ हमसे गलती हो गई, ठीक है। तो लिख लूँ मैं, ये वाली टर्म पूरी कॉमन ले ली है मैंने, ये ऐसे मानो ये पूरी टर्म कॉमन आ गई, log r माइनस log r1 बचा, वो ये लिख दिया। ये पूरी टर्म है क्या, तो ये देखो क्या है r2², देखो ये पता है माइनस आ रहा है बाहर और मैंने r1² लिखा है, तो क्यों लिखा है, मैं यहाँ से एक, अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ, इन दोनों टर्म में से अगर मैं एक माइनस बाहर ले लूँ तो एक माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, बट यहाँ भी तो माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा r1² माइनस r2²। अगर एक माइनस बाहर कॉमन लेती हूँ तो, मत लो कॉमन, नहीं आ रहा तो समझ, प्लस अल्फा, ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम वाली टर्म ही लिखी है मैंने यहाँ पर, r2² r1² अपॉन में क्या है r1² r2², 4, यही टर्म है, ये पूरी टर्म कॉमन ली और कुछ भी नहीं करा, इन दोनों में से ये पूरी टर्म कॉमन ले ली, बचा क्या log r माइनस log r1, वो ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा हुआ है आप लोगों के पास, इसमें से भी तो कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फा अपॉन 4 कॉमन आ रहा है, तो माइनस अल्फा अपॉन 4 कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 अपॉन r², माइनस सहित कॉमन लिया है, माइनस भी कॉमन लिया है ना इस सारी टर्म में से, तो यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 1 अपॉन r1², अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो यही टर्म आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो ये रही टर्म और ये माइनस वाली टर्म ये रही, ठीक है। आगे चले, अब आगे क्या कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, आगे मैं T1 माइनस T2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर रही हूँ,
T1 माइनस T2 से डिवाइड करा, सॉरी T माइनस T1 तो ऊपर है ही एज इट इज़, T1 माइनस T2 से डिवाइड करा इज इक्वल टू में क्या आएगा, तो देखो ये ब्रैकेट सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो T1 माइनस T2 से मैंने डिवाइड करा तो इस इधर भी डिवाइड होगा, तो जब इधर डिवाइड होएगा तो क्या आएगा 1/T1 माइनस T2, कोई दिक्कत नहीं, इस ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख लो T1 माइनस T2। अब देखो मैं यहाँ एक माइनस बाहर ले रही हूँ, माइनस बाहर लिया, अल्फ़ा माइनस बाहर लिया है तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा बट यहाँ माइनस आ जाएगा, तो R1² माइनस R2², रिवर्स करके देख लो, मल्टीप्लाई करके यही टर्म आ जाएगी 4R1² R2², ब्रैकेट बंद, बाहर चल रहा है log R/R1, ठीक है। यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा T1 माइनस T2 से, तो माइनस मैं यहाँ पर एक और माइनस कॉमन ले रही हूँ तो वो हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस α/4, अंदर क्या बचेगा 1/R1², ये पॉजिटिव हो जाएगा बट ये माइनस का हो जाएगा, और T1 माइनस T2 से डिवाइड करा है तो 1/T1 माइनस T2 से ये हो गया डिवाइड, ये और ब्रैकेट में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखने की अगर कोशिश करूँ तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ज़्यादातर तो कांस्टेंट टर्म ही आ रही है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मैं एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर मान रही हूँ, उसे आप एक कांस्टेंट भी कह सकते हो, लेट अ नॉन डायमेंशनल, डायमेंशन लेस है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर जिसे कि मैं शो कर रही हूँ एन से, एक कांस्टेंट ही है, ये लिखना चाहो तो लिख लो, एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। एन इज इक्वल टू मैं मान रही हूँ ω2 माइनस ω1 का होल स्क्वायर, R1² R2² अपॉन में के R2² माइनस R1² T2 माइनस T1, ये मैंने एक माना है एन। अब ये सारी टर्म कहाँ से आ गई, तो क्या अल्फ़ा में ये सारी टर्म नहीं थी क्या, अल्फ़ा क्या था हमारे पास, अल्फ़ा था 4ω2 माइनस ω1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में था हाँ R2 की पावर 4 अपॉन में के था शायद, हाँ, और R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही टर्म थी, ठीक है। अल्फ़ा ऐसा था कुछ, तो देखो यहाँ पर एन की वैल्यू आप देख पा रहे हो, इसी से कुछ हमने रिलेटेड मानी है, ये याद करना पड़ेगा एन की वैल्यू किस तरह से मानी है, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम में पूछा गया था ना, मैंने एक चीज़ देखी थी, एन की फॉर्म में पूछा गया था टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ मैं कि एन की फॉर्म में, ये एन इसलिए माना गया है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं पहले अल्फ़ा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पहले यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू रखूँगी, उसके बाद एन में कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, टी माइनस T1 अपॉन क्या चल रहा है T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू रख रही हूँ, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर अल्फ़ा है, अल्फ़ा की ये वैल्यू रख रही हूँ, फिर ध्यान से देखना कैसे ये एन में कन्वर्ट होता है। देखिए T1 माइनस T2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर भेज दिया तो यहाँ से ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1, माइनस में अल्फ़ा की वैल्यू रखी हो, ये सारी टर्म एज इट इज़, देखो ये पूरी टर्म तो एज इट इज़, यहाँ पर जो ये अल्फ़ा था है ना, यहाँ पर जो अल्फ़ा था ना, इसकी मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। और इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में क्या है log R/R1, ध्यान से देख रहे हो, तो इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में मैं नीचे लिख देती हूँ, जगह नहीं है, log R/R1 है, प्लस में क्या है ये पूरी टर्म, और अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई में क्या है अल्फ़ा, तो देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इसका एलसीएम ले लेती हूँ पहले, R² माइनस R1² अपॉन में R² R1², ये ब्रैकेट में गया, 4T1 माइनस T2 और लिखना है तो 4T1 माइनस T2 और लिख लिया। अब इस वाली टर्म के ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है अल्फ़ा, अब ये अल्फ़ा की वैल्यू रख रही हूँ नीचे, देखिए ये वाली अल्फ़ा की वैल्यू मैंने लिख दी है, मल्टीप्लाई में ही चल रही है, आप लोग देख सकते हो अल्फ़ा मल्टीप्लाई में है, क्लियर। अब देखो आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखे होगे इस वाले टर्म को, तो ध्यान से देखोगे तो 4 से 4 कट रहा है, यहाँ भी समझ सकते हो, ठीक है, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, इसी तरह से ये वाले 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे R1², यहाँ R2² है, यहाँ R1 की पावर R2 की पावर 4 है, तो ये पावर कैंसिल होकर यहाँ पर दो पावर बच जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो R1 का स्क्वायर है, R2 का स्क्वायर है, यहाँ पर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको
पॉजिटिव करना है। जैसे यहाँ पर R2 का स्क्वायर माइनस R1 है, तो यहाँ पर एक माइनस बाहर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, फिर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे क्या बचेगी यहाँ पर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का एक पावर। समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो वो हो जाएगा बाहर प्लस, लेकिन अंदर जब माइनस कॉमन लिया है तो ये तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, ये नेगेटिव, ये आ जाएगा इस तरह से। तो सॉरी, बाहर स्क्वायर क्यों आएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो अब देखो एक पावर क्या कैंसिल नहीं हो रही, तो यहाँ पर एक पावर बच जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग करके देखिएगा, ये समझाना देखो बल्कि टिपिकल है, खुद समझोगे ज़्यादा अच्छे से। तो जब काटने पीटने के बाद जो भी टर्म बचेगी उसमें देख लेना n इजीली मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूं, कटिंग पिटिंग के बाद जो भी बचेगा देखो कुछ इस तरह से बचेगा। मैंने भी खुद नहीं सॉल्व करा है, बुक वगैरह में कहीं नहीं दिया है, खुद सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है। मैं समझा नहीं पा रही आप लोगों को कि कैसे यहाँ पर कटिंग होनी है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखो ऐसे बचेगा 1 माइनस n बाहर आएगा, लॉग ये R/R1, ये लॉग R/R1 ऊपर ही तो लिखा हुआ है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। अपॉन में ऐसी टर्म आएगी कुछ लॉग R1/R2। फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, लॉग R1 माइनस लॉग R2, इस तरह से लिखेंगे इसे। ये क्या है लॉग R1 माइनस लॉग R2, इसी को तो ऐसे लिखा है ना। फिर माइनस n R2 स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, अपॉन में आता है आप लोगों के पास R की पावर 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कर लीजिए बंद। इस तरह से टर्म बच जाएगी। यहाँ पर कटिंग पिटिंग करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर लॉग R1/R2 वाली टर्म शायद हम लिखना भूल गए हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये वाली टर्म तो हम लोगों ने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी है ना, लॉग R/R1, T1 माइनस T2 को डिवाइड कर दिया। अरे ये टर्म भी तो चल रही है लॉग R1/R2 वाली, तो यहाँ पर लिख लो, ये अपॉन में तो है ही लॉग R1/R2। एक्चुअली मुझे याद ऐसा है, नीचे नहीं मिल रही है ना वाली टर्म, समझ रहे हो। यहाँ पर ये वाली टर्म तो हम लिखना भूल ही गए थे। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं, ये जहाँ पर लॉग R/R1 लिखा है ना, इसके अपॉन में ये भी तो है लॉग R1/R2। समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तो यहाँ पर आया है लॉग R1/R2, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ ही ना। ये देखो 1 माइनस, ये जो मैं कह रही हूँ ना यहाँ से कुछ ना कुछ कटेगा, आप लोग साफ देख सकते हो 1 माइनस, यहाँ से कटिंग पिटिंग के बाद इजीली n बन जाना है आप लोगों के पास। समझ रहे हो, बना के देखना। चले आगे, तो समझ आ गया, बस एक यही चीज़ थी और ये बन जाएगा आपसे इजीली। बस आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं। इसके यहाँ चल रहा था आप लोगों के पास T माइनस T1 अपॉन में T1 माइनस T2 इजी कस्ट टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई कुछ ऐसे कर लेना। देखो 1 माइनस n ये एज इट इज़ है, ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा आप लोगों के पास कि लॉग R/R1 अपॉन में क्या है लॉग R1/R2, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखो, मैं एक यहाँ से लेना चाह रही हूँ माइनस बाहर, तो माइनस बाहर लिया तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस बाहर लोगे तो प्लस। एक बार लिख लो फिर देखना, समझाती हूँ, रुको। R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। कुछ समझ आया क्या? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R स्क्वायर, ये तो टर्म एज इट इज़ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये तो सब सेम है। शायद स्टूडेंट्स मैंने या तो फिर गलती से कहीं लिख दिया है, आप लोग एक बार करके देखिए, या तो फिर यहाँ पर प्लस आना चाहिए है ना। अब एक्चुअली टाइम लग जाएगा अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँगी, तो आप लोग एक बार देखिएगा प्लीज़। नहीं समझ आ गया, कुछ भी नहीं है, देखो समझ आ गया मेरे को। यहाँ माइनस ही है, यहाँ कोई हमने कॉमन वॉमन कुछ माइनस नहीं लिया, ये माइनस ही चल रहा है। यही टर्म लिखी हुई है, ये अंदर वाली टर्म एज इट इज़ लिखी है। मैं यहाँ पर
अब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, या तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे एक जगह ही होना है। तो टी माइनस टी वन, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा टी टू माइनस टी वन। समझ रहे हो? या ऐसे समझ लो, माइनस एक कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, टी टू पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस टी वन हो जाएगा। ठीक है, जब एक पूरी क्वेश्चन को तुमने माइनस से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी भैया माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 माइनस एन लॉग आर अपॉन आर वन, यहाँ तुमने माइनस से मल्टीप्लाई करा है ना पूरी क्वेश्चन को। तुम्हें पता है यहाँ पर अगर मैं लॉग आर वन अपॉन आर टू को लिखना चाहती हूँ लॉग आर टू अपॉन आर वन, यानी पलटना चाहती हूँ, तो एक माइनस बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। लॉग आर टू अपॉन आर वन को तुम लिखोगे लॉग आर टू माइनस लॉग आर वन। समझ रहे हो ना, एक माइनस का अंतर है। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, लॉग आर टू माइनस लॉग आर वन, और लॉग आर टू माइनस लॉग आर वन को क्या कहोगे, लॉग आर टू अपॉन आर वन। तो वही एक माइनस नहीं आ गया बाहर। तो समझ आया, लॉग आर वन अपॉन आर टू को अगर मैं लॉग आर टू अपॉन आर वन लिखती हूँ तो एक माइनस बाहर आएगा। और जो यहाँ पूरी इक्वेशन तुमने माइनस से मल्टीप्लाई करा है ना, वो वाला माइनस और एक इसका माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सिर्फ ये चेंज आएगा। यहाँ पर एक माइनस से मल्टीप्लाई करा है ना, अब ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस एन आर टू स्क्वायर, ये सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी, आर स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर वन स्क्वायर। ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोगों को करके आना है यदि एग्जाम में आ जाता है तो ध्यान रखिएगा। 2017 में 14 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो ये आया भी हुआ है, आ जाता है तो आप लोगों ने छोड़ के नहीं आना है, प्लीज़ करके आइएगा। थैंक यू।